हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा में। आज अपने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। आपने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें अपने आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में, जिसमें सिद्धों की, नाथों की, रासो साहित्य की, जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। अपने भक्ति काल के तहत देखें तो जो निर्गुण संत कवि है, निर्गुण सूफी कवि है, अपने राम काव्य है, अपने कृष्ण काव्य है, उनका अपने अध्ययन किया है। रीति काल के कवियों के अंतर्गत रीति मुक्त कवि, रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध कवियों का अपने अध्ययन किया है। अपने भारतेंदु युग अर्थात पुनर्जागरण काल का अध्ययन किया है। अपने द्विवेदी युग अर्थात जागरण सुधार काल अर्थात परिष्कृत काल का अध्ययन किया है। आज अपने प्रमुख युग, प्रमुख वाद कौन सा, तो छायावाद युग के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हो सकती है। भाई कौन कौन सी हो सकती है, तो ये है छायावाद काल। छायावाद काल जो 1918 से 1938 ईस्वी तक मानते हैं, कई विद्वान 1936 ईस्वी तक मानते हैं। पहली रचना जो झरना, जो जयशंकर प्रसाद की थी, जूही की कली को छापने से मना कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इसके कारण पहली रचना झरना बनी। ये जो छायावाद युग है ये क्या है, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो छायावाद युग है, ये मूल तौर से देखा जाए तो आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति है। वो आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति जो रीति मुक्त कवियों की विशेषता थी, जो रीति मुक्त कवियों की विशेषता थी, वही विशेषता आगे जाके किसमें मिलती है, तो छायावाद युग में मिलती है। स्वातंत्र्य चेतना, ऐसा काव्य लिखा गया जिसमें राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना की झलक मिलती है, संस्कृति की झलक मिलती है। इसके अलावा राष्ट्र की झलक मिलती है, राष्ट्र की रक्षा की झलक मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले भले ही कहा गया जयशंकर प्रसाद को, लेकिन उनका जब काव्य पढ़ा गया, उन्होंने जो काव्य लिखा, तो उन काव्य में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति सीधे सीधे झलक रही है। अब देखो, विश्व मानवतावाद, संस्कृति, ठीक है, मानवता विजयी हो जाए जैसे कहने वाले तो छायावादी कवि थे। तो विश्व मानवतावाद, विश्व मानवतावाद पूरी दुनिया है। जैसे छायावाद में कमाइनी है, तो कमाइनी में विश्व मानवतावाद, ये एक प्रकार से कहा जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में न कि पूरी सृष्टि के बारे में वर्णन मिलता है, तो विश्व मानवतावाद है। वेदना की अनुभूति, कल्पना का नवोन्मेष चित्रण, ऐसी कल्पना जो अपने दिमाग से तो बिल्कुल परे है, कल्पना का सूक्ष्म चित्रण कह सकते हैं, कल्पना का सूक्ष्म चित्रण कह सकते हैं। अपने कल्पना ही ऐसी ऐसी कल्पना जिसका चित्रण किया गया, सूक्ष्म चित्रण किया गया कल्पना का, तो कल्पना का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। वेदना की अनुभूति मिलती है, वही वेदना की अनुभूति जयशंकर प्रसाद करते हैं, सुमित्रानंदन पंत करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं, महादेवी वर्मा करती है। तो वो वेदना की अनुभूति खुद जो महादेव वर्मा वो कहते हैं कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, कहने वाली कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो वेदना की अनुभूति मिलती है। देखो, नारी महत्ता की स्थापना, जैसे कामायनी में श्रद्धा का जो जिक्र मिलता है, तो वो श्रद्धा का जिक्र मिलता है, तो पहली बार जो नारी महत्ता की स्थापना है, तो सहचरी, देवी, मां, प्राण, शक्ति, जैसे राम की शक्ति पूजा है, तो एक प्रकार से क्या है, तो वो नारी की स्थापना ही है, तो एक प्रकार से शक्ति रूप में स्थापना है। तो नारी महत्ता की स्थापना मिलती है पहली बार। भले ही देखा जाए उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान मिला था, लेकिन उसके कल्याण की कामना किसमें मिलती है, छायावाद युग में मिलती है। भले ही पहली बार उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में स्थान द्विवेदी युग में मिल गया था, लेकिन कल्याण की जो कामना है वो कहां मिलती है, वो छायावाद युग में आके मिलती है। मुक्त छंद में अभिव्यक्ति, निराला ने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, और इसी मुक्त छंद को उनके आलोचकों ने किस नाम दिया गया था, तो रबर छंद या फिर केचुआ छंद कहकर इनकी आलोचना की गई थी। वो कौन सा छंद था, वो मुक्त छंद था। इनमें बिंबों का प्रयोग किया गया, प्रतीकों का प्रयोग किया गया। इनमें दार्शनिकता का पुट मिलता है, दर्शन का पुट मिलता है, ठीक है। अरविंद दर्शन देखा जाए तो, शैव दर्शन देखा जाए तो, वैष्णव दर्शन देखा जाए तो, अद्वैत दर्शन देखा जाए तो, बुद्ध दर्शन देखा जाए तो, एक प्रकार से किसका चित्रण मिलता है, तो दार्शनिकता का चित्रण मिलता है। प्रबंधात्मकता अर्थात प्रबंध काव्य लिखे गए, प्रगीत लिखी गई, और इसके अलावा लंबी कविताएं लिखी गई। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, ठीक है, कुकुरमुता जैसी लंबी कविताएं लिखी गई। स्रोत स्मृति,
तो ये कविताएं कैसी है, तो ये लंबी कविताएं लिखी गई, ये छायावाद युग की विशेषता है भाई। लाक्षणिक वक्रता का प्रयोग किया गया, टेढ़ी बात का लक्षण रूप में टेढ़ी बात, चित्र भाषा अर्थात बिंबात्मकता का प्रयोग किया गया। इनका जो काव्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चित्र चल रहे हैं अपने सामने, तो चित्र भाषा का प्रयोग मिलता है। अब देखो, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रवर्तन हो गया था द्विवेदी युग में गद्य और पद्य में, लेकिन कोमलकांत पदावली का प्रयोग पहली बार किसमें मिलता है, तो छायावाद युग में मिलता है भाई। पहली बार खड़ी बोली का कोमलकांत पदावली में प्रयोग किसमें मिलता है, तो छायावाद युग में मिलता है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। देखो, तो वो खड़ी बोली हिंदी कैसी है, परिनिष्ठित, साहित्यिक, तत्सम प्रदान खड़ी बोली। परिनिष्ठित अर्थात साफ सुथरी है, साहित्यिक है, तत्सम शब्द उसमें ज्यादा है। तत्सम शब्द जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द जो जयशंकर प्रसाद उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना कोई रूप परिवर्तन किए सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं, वो तत्सम प्रधान शब्दावली है भाई। ठीक है, तो ये है अपने छायावाद युग की विशेषता जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, इसमें कमेंट करना भी है ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने जानकारों को, अपने तैयारी करने वाले साथियों को ये वीडियो जरूर भेजना, उनके भी काम की बात है भैया। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी फ्री टाइम हो इसको पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में प्रगति प्रयोगवाद, उसके बाद में नई कविता, उसके बाद में साठोत्तरी कविता, उसके बाद में समकालीन कविता के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।